नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एनआईओएस की समरी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एनआईओएस समरी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वीडियो जाके देख लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है, सीडीपी बाय दीपक सर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सीडीपी कवर कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट है डी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने 2017-18 के कंप्लीट करा दिए हैं। 2019 के 2 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, उन्हें भी जाकर आप देख सकते हो। अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी समरी को बिना ही किसी देरी के। तो इसमें हम पढ़ेंगे सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है ये वाली यूनिट, क्योंकि लास्ट यूनिट जो थी वो बहुत बड़ी यूनिट थी। उसका वीडियो भी 43 मिनट का बना है, वो थोड़ी बड़ी थी। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही लिखा गया है कि जो सुविधा वंचित विद्यार्थी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर। नाली काली, नाली काली मतलब ये वो वाली नाली नहीं जो हमारे घर के बाहर बहती है। ये एक प्रोग्राम है, ये एक अभियान है। किसने शुरू करा था? कर्नाटक राज्य में शुरू करा गया था 1990 के दशक में, तथा जिसमें बच्चों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर समूह में बैठाया जाता था, ना कि जाति लिंग के आधार पर। तो नाली काली जो अभियान था, इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को समूह में बैठाया जाता था। तो उनके अधिगम स्तर के अनुसार बैठाया जाता था कि आपका लेवल क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग लेवल क्या है, ठीक है। और जिन लिंग जाति को दूर रखा जाता था। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाली काली अभियान समावेशन से रिलेटेड है, वंचित शिक्षार्थियों की शिक्षा से रिलेटेड है। समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है? अध्यापक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो जिन पॉइंट्स को मैंने डायरेक्ट हाईलाइट करके छोड़ रखा है ना, इनका मतलब यह है कि ये पॉइंट्स आपको पढ़ना है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा। अनुसूचित जाति और जनजातीय बच्चों की शिक्षा की चिंता अनुच्छेद 46 में है। ये क्वेश्चन आया है 11 नवंबर 2019 का, जो शिफ्ट 2 का पेपर है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आया है कि जनजातीय लोगों की DOE पूरे लिख देता हूँ मैं। जनजातीय लोगों के कल्याण की चिंता अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में बात की गई? 46वें अनुच्छेद में बात की गई है, जिसके अनुसार ये स्पष्ट है कि इन लोगों की शैक्षिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो आदिवासियों की शिक्षा का दायित्व कौन सी सरकार का होगा? राज्य सरकार का होगा। आगे आते हैं। यह अनुसूचित जनजातियां एक रूप या समांगी नहीं है, किंतु सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर है। तो सभी अनुसूचित जनजातियां एक समान तो होती नहीं है। किसी का आर्थिक विकास ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का मध्यम होता है। शिक्षा भी किसी के पास बिल्कुल नहीं होती, किसी के पास थोड़ी बहुत होती है। DPEP के अंतर्गत जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों को आकर्षित करने, उन्हें नज़दीक के विद्यालय में भर्ती करने तथा उनकी पढ़ाई को खत्म कर होने तक जारी रखने के विशेष प्रयास किए गए। किसके द्वारा? DPEP। DPEP क्या है, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आगे हम बात करें कि एक मिनट, इसका अनुसरण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया। ये पॉइंट है बस। कुछ विशेष तरीके हैं मीन्स इनके अंदर साक्षरता को विकसित करने के लिए, इनका शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए। कौन कौन सा? पहला पॉइंट यही लिखा है कि उनकी पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक शिक्षा में पहले वर्षों में उनकी मातृभाषा में हो। हमें जनजातीय लोगों की, आदिवासी लोगों को यदि शिक्षित करना है तो प्राथमिक पुस्तकें जो है वो मातृभाषा में ही रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हम उन्हें लैंग्वेज 1 या सेकंड लैंग्वेज जो भी रहेगी, उस लैंग्वेज का ज्ञान धीरे धीरे देते जाएं। अध्यापकों के प्रयोग हेतु सेतु भाषा सूची का प्रयोग किया जाए। सेतु भाषा सूची मतलब एक ऐसी भाषा जिसमें अध्यापक भी उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक विद्यार्थियों में आंगनवाड़ी तथा बाल विकास केंद्र, आंगन बालवाड़ी या क्रेसिस की स्थापना की जाए। शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना की सुविधा हेतु नियमित विद्यालय में परिवर्तित करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब याद कर सकते हो। उनको बुक्स प्रोवाइड कराना, उन्हें फंड प्रोवाइड कराना, उन्हें स्कॉलरशिप देना, उनके लिए विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों का प्रयोग करना। ये जस्ट अंडरस्टूड ही है कि हम यार, कोई व्यक्ति है जो पिछड़ा है, उसके लिए हम क्या क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो सब आप करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है आश्रम विद्यालय। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आश्रम विद्यालय क्या है। तो आश्रम विद्यालयों के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम। आश्रम विद्यालय मतलब कि ऐसे विद्यालय जो गुरुकुल प्रणाली पर ही चलते हैं। इन प्रणालियों में आपको विज्ञान और गणित की शिक्षा में गुणवत्ता पर सुधार लाना है। आश्रम विद्यालय जहाँ यह परियोजना प्रारंभ की गई, प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति पर आधारित विद्यालय हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के उपेक्षित जनजातीय वर्ग को शिक्षित
करना था। उपेक्षित मतलब जिनकी समाज से उपेक्षा कर दी गई है, समाज इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अन्य लोग इनको अलग मानते हैं, तो उस वर्ग को प्रशिक्षित करना। इसने 3 चीज़ों पर फोकस करा। किस किस पर? क्षमता का विकास, बच्चों के अंदर एबिलिटी डेवलप हो, कॉम्पिटेंस डेवलप हो। अध्यापक प्रशिक्षण, जिस टीचर को हम इनको पढ़ाने के लिए भेजेंगे उस टीचर का प्रशिक्षण किया जाए, उसकी ट्रेनिंग किया जाए। बालकों के मध्य अन्योन्य क्रिया, जो वो बालक हैं और अदर जो बच्चे इनके बीच इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है। अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए गए हैं, बस यही पॉइंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। क्या होता है ये? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, जिन्हें विशेष आवश्यकता होती है पढ़ाने के लिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी गुणवत्ता शिक्षा सामान्य विद्यालय में ही दी जा सकती है। ठीक है, विद्यालय में ही दी जा सकती। इसके लिए एक प्रोग्राम चला, शून्य अस्वीकार नीति। शून्य अस्वीकार नीति मतलब कि कोई भी एक व्यक्ति नहीं होगा जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सभी को ही स्वीकार कर लेंगे। तो शून्य अस्वीकार नीति को अपनाया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, जिसे मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, या फिर कोई और बच्चा हो सकता है, तो उसे भी आप स्कूल में एडमिशन दोगे। पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था? 1955 में आया था। रिवाइज कब हुआ था? 2016 में। इस एक्ट में 1955 के एक्ट में कितने डिसेबिलिटीज थी? 7। 2016 वाले एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज थी? 21। कितनी ऐड की गई थी? 14 ऐड की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन तथा परीक्षण के लिए आवश्यक रियायतें दी गई। रियायतें मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनका आप मूल्यांकन कुछ इस तरह से लोगे। जैसे कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था, लेखन की सुविधा जिसमें हम बोल सकते हैं ब्रेन लिपि, डिसलेक्टिक या स्पास्टिक बच्चों को अतिरिक्त सुविधा, श्रवण बाधित बच्चों के लिए अलग से। ठीक है, और ये योजना कौन बनाएगा? जिला अधिकारी तथा समुदाय मिलकर ये योजना बनाई जानी चाहिए। जिला अधिकारी की और समुदाय, जिस समुदाय में वो स्कूल है या यहाँ पर वो संस्था है स्पेशल नीड्स एजुकेशन वाली, वहाँ पर ये चीज़ें बनाई जानी चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से सुदूर बच्चों की शिक्षा। भौगोलिक दृष्टि से सुदूर मतलब कि कुछ पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कुछ दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए शिक्षा क्या, उनके लिए कैसे शिक्षा दोगे? इसके लिए शिक्षा गारंटी योजना शुरू की गई और AIA अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे का ही भाग है, इनको स्टार्ट किया गया। इसके कुछ 4 स्पष्ट चरण लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो विद्यालय बीच में ही विद्यालय छोड़ के चले गए, उनके लिए सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। सेतु पाठ्यक्रम को ही बोला जाता है ब्रिज कोर्स। ठीक है, एक ब्रिज कोर्स हो। अब ब्रिज कोर्स का फायदा क्या है? मान लो किसी बच्चे ने 3rd क्लास में स्कूल छोड़ दिया है, अब वह 5th क्लास के पढ़ने लायक हो गया। अब 5th क्लास के पढ़ने लायक होने के बाद अब स्कूल में जाता है, तो 3rd से 5th क्लास के बीच का कवर कैसे करेगा? उस चीज़ को कवर करने के लिए एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया गया है। ये हर क्लास के बच्चों के लिए है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछला ज्ञान सही तरीके से नहीं ले पाए, या तो स्कूल ड्रॉप आउट की वजह से या फिर किसी अन्य रीजन की वजह से, या फिर ऐसे बच्चे जो कमज़ोर रह गए हैं, जो उस कक्षा का पूर्ण नॉलेज नहीं ले पाए, तो उन्हें एक ब्रिज कोर्स प्रदान किया जाएगा। इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से वह उस लेवल तक, जिस लेवल में वो एडमिट हैं, उस लेवल तक का अध्ययन कर सकते हैं, उस लेवल के बच्चों के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक, तो ये ब्रिज कोर्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा गारंटी योजना का केंद्र क्या था? कि जहां 6 से 14 वर्ष के बच्चे रहते हैं, कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए, वहां पर आप ये इस योजना प्रारंभ शुरू कर दोगे, इसका केंद्र बना दोगे आप। और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 बच्चे होंगे तब भी आप केंद्र बना दोगे। ग्रामीण इलाकों में कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 बच्चे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे जाता है सेतु पाठ्यक्रम, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रम तथा बैक टू स्कूल कैंपस। ये सब हमारे जब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारी 9th क्लास रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच बीच में आ चुकी हैं। इसकी सहायता से शिक्षा का प्रबंधन किया जा सकता है। तो अभी तो हमने ये देखा दूर दराज जो रहते हैं वो बच्चे। अब हम देखेंगे श्रमजीवी बच्चे, जो बच्चे मजदूरी करते हैं या काम पर जाते हैं, उनके लिए
तो उनके लिए रात्रि विद्यालय स्थापित किए गए हैं शहरी क्षेत्रों में। रात्रि विद्यालय मतलब ऐसे विद्यालय जो रात में चलते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम एक ये है कि ये विद्यालय रात में तो चलते हैं, कई बार बच्चे दिन भर के काम से इतना थक जाते हैं कि वो रात में पढ़ नहीं पाते, और दूसरा ये है कि रात में पढ़ाने के लिए शिक्षक भी तैयार नहीं होते, क्योंकि दिन भर पढ़ाकर वो भी थक जाते हैं तो रात को आराम करना पसंद करते हैं। तो इसका एक माइनस पॉइंट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कई बार बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते और टीचरों का मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि व्यवसाय आधारित प्रशिक्षण दिया जाए तो तथ्यों और सिद्धांतों को समझने में सहायता मिल सकती है। अब जो श्रम आधारित बच्चे हैं, जो मजदूरी करते हैं या जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें आप फालतू की चीज़ें ना पढ़ाते हुए व्यवसाय आधारित प्रशिक्षण दो, यानी कि वोकेशनल आप उन्हें एजुकेशन दो, वोकेशनल ट्रेनिंग दो, तो ये अच्छी रहेगी उनके लिए, क्योंकि वो काम तो कर ही रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा और कुछ नया मिल जाएगा तो अपने काम को और बेहतर कर पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया श्रम आधारित बच्चों के लिए। फिर आते हैं अल्पसंख्यक बच्चे। अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या करोगे? पॉइंट्स वही हैं, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराओगे, पाठचर्या में संलग्न करोगे, भाषा के बारे में बात करोगे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं शैक्षिक सहायक सामग्री, जिसे हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रणाली। नहीं, ये अलग है। टीचिंग लर्निंग एड्स। विद्यालय शिक्षा में अध्यापक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वेतन वृद्धि द्वारा, विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाकर, कार्य संपादन में स्वतंत्रता द्वारा अध्यापक का सशक्तिकरण किया जा सकता है। देखिए, अगर आप वेतन ज़्यादा दोगे टीचर को मान लो कहीं किसी स्कूल में 30K मिल रहा है और 30 से बढ़कर 35K हो जाता है, तो उसे लगेगा कि यार मेरी सैलरी बढ़ी है तो मुझे अब काम और अच्छा करना चाहिए। ठीक, स्कूलों में सुविधाएं मिलाकर, मान लो क्लास ऐसी जिसमें एक पंखा है, वो धीरे 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 घूमता रहता है, मतलब चलना नहीं चलना एक के बराबर। अब वहाँ पर एक अच्छा सा पेन का रेंज में अच्छा फैन लग जाता है, जो ब्लैक बोर्ड है बहुत सही हो जाता है, और टीचर के लिए एक चेयर भी दे दी जाती है, अगर वो परेशान हो तो उस चेयर पर बैठ जाए, तो उसका फिर उसका जो मन होगा पढ़ाने में वो और अच्छा रहेगा। कार्य संपादन में स्वतंत्रता, उसे बार बार टोका ना जाए कि यार आपको ऐसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है। हाँ, जहाँ पर कमी है वहाँ पर आप सुधार करो, लेकिन बार बार यदि आप ऐसे डांटोगे तो वह टीचर अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ों से आप उसका सशक्तिकरण कर सकते हो। अक्टूबर 2004 में क्या सैटेलाइट लॉन्च किया गया? एडुसेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। ये कैसा सैटेलाइट है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अक्टूबर 2004 में लॉन्च करा था इसरो ने। बस, अब एडुसेट है तो क्या देगा? शिक्षण क्रियाकलाप में आपकी सहायता मिलेगा, मतलब शिक्षा से संबंधित चीज़ें चलेंगी उसमें। OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ओपन एजुकेशन रिसोर्स प्रोवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि आप क्या कर सकते, अपने मोबाइल पर सारी एजुकेशन सामग्री जो है ना, अध्यापन के लिए कोई भी सामग्री है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बिना कोई खर्च के, कोई पैसा नहीं देना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विद्यालयों के लिए प्रोजेक्ट ऑन ओपन एजुकेशन रिसोर्स ऑफ स्कूल चालू किया गया। किसने? होमी भाभा विज्ञान केंद्र, जो कि विज्ञान तथा गणित की शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केंद्र है। निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना प्रारंभ किया गया। निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना किसने प्रारंभ करा? होमी भाभा विज्ञान केंद्र ने। किसका भाग है ये? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ही भाग है। महाराष्ट्र सरकार ने फिर इसमें कुछ काम करा है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय शिक्षा में रुचि रखने वाले स्टेक होल्डर्स कितने होते हैं? सिर्फ 3 होते हैं, एक विद्यार्थी, एक अध्यापक और एक अभिभावक। ये 3 ही वो लोग हैं जो विद्यालय शिक्षा में रुचि रखते हैं। एक तो विद्यार्थी जो पढ़ रहा होता है, एक अध्यापक जो पढ़ा रहा होता है, और एक अभिभावक जो पढ़ने के लिए भेज रहा होता है अपने बच्चों को। आगे समावेशी शिक्षा आ जाती है अब इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में यदि आप इतना समझ लेते हो कि हर बच्चा, चाहे वो कैसा ही हो, उसमें डिसेबिलिटी हो ना हो, किसी भी धर्म, लिंग, जाति से बिलोंग करता हो, कोई सी भाषा बोलता हो, उसे जो सामान्य विद्यालय, उन्हीं विद्यालयों में एडमिशन दिया जाएगा, उन्हीं विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उसको प्रवेश करने से कोई मना नहीं कर सकता। इसे ही हम समावेशन बोलते हैं, और इस तरह से शिक्षा देना को समावेशी शिक्षा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो इसमें। भारत ने 1959 वाले को एक्सेप्ट करा, ये चीज़ हम पहले पढ़ ही चुके हैं। स्लेमेंका का स्टेटमेंट है 1994 में यूनेस्को में दिया गया था। क्या स्टेटमेंट है? हो सकता है एग्जाम में आ जाए। स्लेमेंका का है कि वह निर्देशक सिद्धांत जो इस फ्रेमवर्क को अनुप्रमाणित करता है
यह है कि विद्यालयों में सभी प्रकार के अध्येताओं को दाखिल करना चाहिए। विद्यालय में सभी प्रकार के अध्येता मतलब कि लर्नर्स को दाखिल करना चाहिए, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषिक या कोई अन्य स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वे किसी भी कंडीशन के उन्हें हमें एडमिशन देना है। इसमें अशक्त, प्रतिभाशाली अध्येता, गलियों में घूमने वाले, श्रमजीवी अध्येता, दूरस्थ, खानाबदोश जन समुदाय वाले, भाषिक, सांस्कृतिक, मतलब हर तरह के अध्येताओं को हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं, इससे बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, विकसित देशों की तुलना में समावेशी शिक्षा का महत्व विकासशील देशों के लिए कहीं अधिक है। विकसित देश तो पहले ही विकसित हो चुके हैं, लेकिन विकासशील देश यदि इसे अपना लें तो वे और आगे बढ़ सकते हैं। इसे व्यवहार में लाने के लिए क्या क्या लाभ हो सकते हैं? संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हो, भाई जो व्यक्ति डिसेबल हो सकता है उसमें कोई ऐसी स्किल हो जिसका हम यूज कर सकते हैं। लागत प्रभावित हो सकती है इससे, विकेंद्रीकरण होगा। देखो, लागत प्रभाविता मतलब समावेशन न केवल निश्चित व्यक्तियों की वृद्धि को असर करता है अपितु गैर निश्चित व्यक्तियों के विकास का भी आश्वासन देता है। मतलब कि जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको तो विकास करेगा ही, साथ में जो गैर डिसेबिलिटी मतलब जो ऐसे बच्चे जिनमें डिसेबिलिटी नहीं है उनका भी विकास होगा इससे। विकेंद्रीकरण मतलब एक जगह एक आपको हर पहलू को देखना है, हर तरह के लोगों को इसमें शामिल करना है। समावेशन विद्यालय की कक्षा कैसी होगी? एक समावेशी विद्यालय बनाने के पीछे एक वास्तविक प्रयोजन है एक समावेशी समाज का विकास, जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमताओं को पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। समावेशी विद्यालय का मतलब कि आप ऐसा समाज बना रहे हो जिसमें हर एक व्यक्ति को क्या है, अवसर है कि यार मैं भी अपना 100% अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकता हूँ। समावेशी कक्षा का अनिवार्य पक्ष क्या होता है? अध्यापक की अभिवृत्ति और उसका दृष्टिकोण। टीचर का दृष्टिकोण क्या है, टीचर का एप्टीट्यूड क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समावेशी शिक्षा में। अगर उसका रोल अच्छा है तो सब कुछ ठीक चलता है, अगर उसका रोल अच्छा नहीं है तो बच्चे फिर वही फील करने लगेंगे कि यार हम अलग हैं, हम अन्य बच्चों की तरह नहीं है, इस तरह का। मार्च 2007 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से बना। अधिनियम 2005 द्वारा पारित किया गया 2007 में। अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून बने। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बच्चे से अभिप्राय कोई मानव किसी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो बच्चा कौन है? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। कहाँ पे बोला गया? यूनाइटेड नेशन राइट कंजर्वेशन, जिसे हम बोल सकते हैं यूएनसीसी, यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन में क्या बोला गया कि जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है वो सभी बच्चे हैं, बाकी फिर आप वयस्क हो जाते हो। भारत में भी इसी को स्वीकार किया गया और इसी कारण से मताधिकार और ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को है। तो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ही मताधिकार और ड्राइविंग लाइसेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं वो वयस्क हो जाते हैं और 18 से नीचे वाले आपके बालक होते हैं। ठीक, डेफिनेशन कहाँ से उठाई? यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट कन्वेंशन से ये डेफिनेशन को उठाया गया है। कुछ अधिकार, अच्छा यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के साथ दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 21 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष की उम्र तक खतरनाक नौकरी नहीं करना। अनुच्छेद 39E, 39E क्या है? कुप्रयोग किए जाने तथा आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे व्यवसायों में जाने से जो उनकी आयु तथा ताकत के लिहाज से उपयुक्त ना हो, उससे सुरक्षा का अधिकार। मतलब कि जो खतरनाक काम है ना, जिनमें रिस्क है, जो डेंजरस वर्क है, वो काम बच्चों के लिए ना दिए जाएं। 39F, एक स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए समान अवसर तथा सुविधाओं का अधिकार। हर एक बच्चे को समान अवसर तथा समान अधिकार मिले ताकि वे सही तरीके से डेवलप कर सके। फिर इसके अतिरिक्त समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 में, एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 में, इसका लिखा नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए शायद वो आर्टिकल 46 था, लेकिन वो शिक्षा से रिलेटेड था, चलो अभी उसको छोड़ते हैं। ये अनुच्छेद 46, कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषणों से बचाए जाने का अधिकार। विद्यालय शिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। लिंग आधारित पक्षपात बहुत ज़्यादा होता है, जाति आधारित किया जाता है, निःशक्तता, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव होता है, शारीरिक दंड देने में कई बार टीचर पार्शियलिटी कर देता है, एग्जाम्स का दबाव बच्चों में होता ही है, और विद्यालयों द्वारा आत्महत्याएं।
बालकों द्वारा आत्महत्या, ये बहुत ज़्यादा सीरियस पॉइंट है। तो ये छोटी सी यूनिट थी, इसमें से इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आर्टिकल्स पढ़े वो इंपॉर्टेंट है। और बीच में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, एक तो मैंने शायद फर्स्ट पेज पर ही बताया था जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF है। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।